Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you to WS Cube Cyber Security. Learners, आज हम बात करने वाले हैं TCP स्कैन के बारे में। एक ऐसी पावरफुल टेक्निक जिसकी मदद से आप एक मशीन में से नेटवर्किंग से जुड़ी हुई काफी सारी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप TCP की मदद से ही उस डिवाइस से कनेक्शन बना के उसका कंट्रोल ले लेते हैं, उसका कंप्लीट एक्सेस ले लेते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, टीसीपी एग्जैक्टली है क्या और वो हमारी मदद कैसे करेगा टीसीपी स्कैन टेक्निक के अंदर, ये सारे पॉइंटर्स आज हम क्लियर करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमें जरूर अपडेट करें और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को पेनिट्रेशन टेस्टिंग के प्रैक्टिकल कंटेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल सके तो अभी हमारे इस WS Cube साइबर सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप लोगों का इंटरेस्ट देख पाए। और स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से कि आज हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि टीसीपी एग्जैक्टली है क्या, देन हम देखेंगे कौन कौन से फ्लैग्स टीसीपी के अंदर यूज आते हैं, टीसीपी किन फ्लैग्स को यूज लेता है, फिर हम देखेंगे टीसीपी एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है और फिर हम देखेंगे कि टीसीपी स्कैन क्या है। आप देखोगे टीसीपी और टीसीपी स्कैन में डिफरेंस है ना। अब टीसीपी स्कैन क्या है और टीसीपी क्या है ये भी आपको यहीं क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ हम देखेंगे वो सारे कमांड्स जिसकी मदद से हम टीसीपी स्कैन को परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसे प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे लर्नर्स। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंटर से कि एग्जैक्टली टीसीपी है क्या। टीसीपी की डेफिनेशन हमें क्या कह रही है सर? टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी is a set of rules that govern how data is exchanged between devices on a network। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो आपको बताता है कि आप किस तरीके से डेटा को बहुत अच्छे से एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन में। यानी बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल जो आपको बता रहा है कि आप अच्छे लेवल पे कम्युनिकेशन कैसे करोगे, दो मशीन्स के बीच में सही से ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे। ये टीसीपी का मेन मोटिव, मेन गोल है। उसकी खास बात यह है कि आज के टाइम पे मोस्ट एप्लीकेशंस यूज टीसीपी फॉर देयर कम्युनिकेशन। यानी सर आज के टाइम पे कई एप्लीकेशंस, कई सॉफ्टवेयर्स अपनी बातचीत करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए, या आप कह सकते हो अपने डेटा को शेयर करने के लिए टीसीपी को ही यूज लेता है। टीसीपी पे बहुत ज्यादा डिपेंड है क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत रिलायबल है, बहुत स्ट्रांग है और सिक्योर एंड सेफ भी है। सो अब टीसीपी को अपना काम करने के लिए उसके फ्लैग्स की जरूरत पड़ती है। ये फ्लैग्स क्या है और टीसीपी की मदद कैसे कर रहे हैं? तो हमारे पास यहाँ पे टीसीपी के टोटल 6 फ्लैग्स हैं। वैसे तो टीसीपी में 8 फ्लैग्स हैं, बट नॉर्मली जब भी हम नेटवर्किंग को देखते हैं और साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे 6 फ्लैग्स ही काम आते हैं, इसलिए हम पहले इन 6 फ्लैग्स को पढ़ रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले फ्लैग की जिसका नाम है URG। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो फ्लैग्स हैं ये और कोई नहीं, ये टीसीपी के फ्रेंड्स हैं जो उसको बता रहे हैं कि वो कैसे काम करेगा या उसकी मदद करते हैं उसके टास्क को परफॉर्म करने में। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका जो पहला फ्रेंड है जिसका नाम URG है, जिसका फुल फॉर्म अर्जेंट है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम आता है टीसीपी के, कैसे हेल्पफुल है ये टीसीपी के लिए? तो सर अगर आज हम मान लेते हैं कि दो मशीन्स आपस में बात कर रही है, यानी यूजर ए और यूजर बी आपस में बातचीत कर रहे हैं, यूजर ए क्या कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो यूजर बी को शेयर करता जा रहा है। यूजर बी उन प्रॉब्लम्स को प्रोसेस कर रहा है अपनी सीपीयू की मदद से और जो फाइनल आउटपुट होता है, जो रिजल्ट होता है, वो यूजर ए को शेयर कर रहा है। इस तरीके से ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, यानी बातचीत हो रही है और इस बातचीत में यूजर भी क्या कर रहा है, यूजर ए के टास्क को परफॉर्म करते करते रिजल्ट दे रहा है। अब ये तो ऑब्वियस है कि यूजर बी जो एक डिवाइस है वहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर होंगे और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को और उन सॉफ्टवेयर को भी काम करने के लिए इसके प्रोसेसर यानी सीपीयू की जरूरत है। करेक्ट। अब सीपीयू हो सकता है कि अपना जो कंजम्पशन है या फिर अपनी जो एनर्जी है वो बेसिक सिस्टम प्रोसेस को भी रिजॉल्व करने में 20-30% लगा रहा होगा और उसके अलावा 10-20% हमारे टास्क को परफॉर्म करने में लगा रहा होगा। यानी सीपीयू सारे टास्क को मैनेज कर रहा है, चाहे वो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के हो या फिर हमारे भेजे हुए टास्क को। अब अगर इसी दौरान यूजर ए के पास कोई ऐसा काम आता है, कोई एक ऐसा टास्क है जो यूजर ए चाहता है कि इस पे अभी के अभी एक्शंस परफॉर्म हो, ये टास्क अभी के अभी कंप्लीट हो, मुझे इसका रिजल्ट प्रायोरिटी पे चाहिए, यानी इस टास्क को प्रायोरिटी पे करके यूजर बी को इसको रिजल्ट देना चाहिए। तो इस पैकेट के अंदर अगर URG फ्लैग आप मेंशन करते हो तो इससे क्लियर हो जाता है कि इस पैकेट की प्रायोरिटीज हाई है, यानी इस पैकेट पे अभी के अभी काम होना चाहिए। प्रोसेसर को सारे टास्क रोक के पहले इस पैकेट पे फोकस करना चाहिए। तो ये जो बात है इसकी अर्जेंसी डिफाइन करने के लिए कि इसको कितना जल्दी एग्जीक्यूट करना चाहिए, इस टास्क को कितना जल्दी एग्जीक्यूट करना चाहिए, URG फ्लैग काम आता है जो इस टास्क की अर्जेंसी बता रहा है ताकि इस प्रोसेस को सारा काम रोक कर जल्द से जल्द कंप्लीट करा जाए और फिर रिजल्ट दिया जाए।
आई होप आप सभी को यूआरजी फ्लैग का काम समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फ्रेंड की, जिसका नाम है फिन, स्टैंड्स फॉर फिनिश। फिनिश फ्लैग इसकी कैसी मदद कर रहा है, या इसका जो फिन नाम का फ्रेंड है ये इसकी कैसी मदद कर रहा है? तो बहुत बेसिक सी बात कह रहा है। फिन का ये कहना है कि सर जब भी आपके ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब भी आपकी बातचीत खत्म हो जाती है, तो उस कनेक्शन का सेंस नहीं बनता, उस कनेक्शन को तोड़ देना चाहिए। ये बात कितनी हद तक जेन्युइन है, कितनी हद तक ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी अपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस में, यानी अपने दोस्तों से कोई मूवीज़, कोई गेम्स, अलग-अलग तरीके की फाइल्स ट्रांसफ़र करी होगी, और उसके लिए हम अलग-अलग सॉफ्टवेयर यूज़ लेते हैं, जैसे शेयरिट हो गया, ज़ेंडर हो गया। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर भी मान लेता हूँ कि हमारे पास 2 दोस्त हैं, एक का नाम यूज़र ए है, एक का नाम यूज़र बी है। दोनों आपस में बात करना चाहते हैं, डेटा शेयर करना चाहते हैं अपने-अपने मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए। तो उनने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा जिसका नाम है ज़ेंडर, और इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के बाद आप सभी ने अगर शेयरिट, ज़ेंडर ऐसे टूल्स को यूज़ लिया है, तो आपको याद होगा कि एक मशीन में हम हॉटस्पॉट को एक्टिवेट करते थे, एक मशीन में हम वाईफ़ाई को चालू करते थे। दोनों मशीन्स को कनेक्ट करते थे और उसके बाद डेटा शेयरिंग चालू हो जाता था। सो अब क्योंकि एक मशीन ने हॉटस्पॉट चालू करा और एक मशीन ने वाईफ़ाई चालू करा, दोनों मशीन्स के बीच में कनेक्शन बन चुका है। दोनों मशीन्स को आपस में डेटा शेयर करना है। तो मान लेते हैं आपके पास एक बहुत अच्छी-सी मूवी पड़ी थी। आपने वो मूवी यूज़र बी को शेयर करना स्टार्ट कर दिया, और ये मूवी 100% ट्रांसफ़र हो चुकी है। आप सबने शायद ऐसा भी करा होगा कि जब हम फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं, तो दोनों मोबाइल्स को बहुत पास में रखते हैं। इसलिए पास रखते हैं कि स्पीड अच्छी आए और फ़ाइल जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए। ख़ैर ठीक है, मान लेते हैं हमारी फ़ाइल जो है वो 100% ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या हम अभी भी उन दोनों डिवाइसेज़ को साथ में रखेंगे और अभी भी उसके कनेक्शन को नहीं तोड़ेंगे, ज़ेंडर को एक्टिव ही रखेंगे? नहीं सर, अगर हमारा ट्रांज़ैक्शन हो चुका है, 100% डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है, जो भी बातचीत करनी थी अगर वो हो चुकी है, तो हम इस कनेक्शन को तोड़ देंगे, है ना? और अपने-अपने वापस जो टास्क कर रहे थे वो करने लग जाएँगे। तो कनेक्शन तोड़ा कैसे जाए? कनेक्शन अगर आप तोड़ना चाहते हैं टीसीपी कनेक्शन के अंदर, ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, लेकिन जब आप टीसीपी की मदद से कनेक्शन बनाते हो और फिर उसे तोड़ना चाहते हो, वहाँ पे फिन फ्लैग काम आता है, जिसका मतलब हम सामने वाली मशीन को फिन फ्लैग भेजेंगे तो उसे पता पड़ जाएगा कि हम कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं हमारे थर्ड फ्रेंड की या थर्ड फ्लैग की, जिसका नाम है आरएसटी, स्टैंड्स फॉर रीसेट। ये क्या काम आता है? सर जो रीसेट फ्लैग है इसका काम है किसी भी नेटवर्क में अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, मान लेते हैं टीसीपी की मदद से यूजर ए ने और यूजर बी ने कनेक्शन बना लिया, आपस में डेटा शेयरिंग चालू कर दी, बट शायद कुछ रीजंस की वजह से ये डेटा बहुत स्लो ट्रांसफर हो रहा है, काफी ज्यादा स्लो जो है वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, या शायद कुछ बीच में ड्रॉप भी हो रहा हो डेटा, या किसी भी रीजन से अगर इस नेटवर्क में कोई भी इशू आएगा तो उसे रिजॉल्व कैसे करें? अगर डेटा स्लो ट्रांसफर हो रहा है, डेटा बीच में ड्रॉप हो रहा है, या फिर हमारा कनेक्शन सही से बन नहीं पा रहा, ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं? तो सर इसे रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या कहता है? पूरा आईटी हमें इस बात को सिखाता है कि जब भी कहीं पे इश्यू हो आप उस मशीन को रिबूट कर दो, रीस्टार्ट कर दो। तो यहाँ आरएसटी फ्लैग क्या कर रहा है? ये कुछ डिलीट नहीं कर रहा, कोई सेटिंग्स रीसेट नहीं कर रहा है। इसका काम है उस कनेक्शन को तोड़ के फिर से इनिशिएट कर देना, ताकि जो इश्यूज आ रहे थे, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो रिजॉल्व हो जाए। देखा जाए तो कनेक्शन को ये रिबूट कर रहा है। आई होप लर्नर्स आप सभी को आरएसटी फ्लैग का काम भी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्लैग की, जिसका नाम है पीएसएच। ये पीएसएच फ्लैग क्या है? इसका फुल फॉर्म पुश है, और ये कैसे काम आ रहा है? फिर से हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, हमारे इन दो दोस्तों के एग्जाम्पल पे, जहां पे वो जेंडर टूल के जरिए फाइल शेयरिंग कर रहे थे। मान लेते हैं अब हमारे यूजर ए के पास एक गेम आया है, काफी बड़ी साइज का गेम है, जो ये जेंडर के जरिए ट्रांसफर कर रहे हैं। ये गेम यहाँ पे 99% ट्रांसफर हो चुका है। दोनों ने मोबाइल को काफी देर तक साथ में रखा, डेटा ट्रांसफर हो रहा था, 99% तक डेटा ट्रांसफर हुआ। अब अगर यूजर ए कहता है कि मुझे किसी काम से जाना है और इस कनेक्शन को तोड़ देगा, और यूजर बी के पास केवल 99% डेटा ही रिसीव हुआ है, तो क्या ये सॉफ्टवेयर अब उसके काम आएगा? क्या अभी भी ये जो गेम था, ये जो सॉफ्टवेयर था, ये यूजर बी की मशीन में एग्जीक्यूट होगा, रन होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर 99% ट्रांसफर होने की वजह से करप्ट हो चुकी होगी फाइल। 1% डेटा तो अभी भी बाकी है ना। ताकि नेटवर्किंग में ऐसे ट्रांजैक्शंस में कोई डेटा करप्ट ना हो, इसलिए पीएसएच फ्लैग काफी हमारे काम आता है। यानी अगर यूजर ए कह रहा है कि मुझे किसी काम से जाना है, तो यूजर भी चेक करेगा, देखेगा कि सर अभी तो 99% डेटा ही ट्रांसफर हुआ है। तो वो यूजर ए को पुश फ्लैग भेजेगा और कहेगा कि सर जो डेटा रास्ते में रह गया है, जो डेटा अभी बाकी है, पहले आप वो शेयर कर दीजिए, फिर आप कनेक्शन तोड़ दीजिएगा। तो यूजर ए को ये रिक्वेस्ट शेयर करना है कि अभी कुछ डेटा बाकी है, उसके लिए पीएसएच फ्लैग हमारे काम आता है। आई होप आप सभी को पीएसएच फ्लैग का काम भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लैग की तरफ, नेक्स्ट फ्रेंड की तरफ, एसी के, स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही ऑब्वियस सा फ्लैग है, जिसका यूज सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमें।
एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का काम क्या है? सर अगर आज बीइंग अ नॉर्मल यूजर मैं आपको कोई मैसेज भेजता हूँ, मैंने आपको हाय लिख के सेंड करा, है ना? तो ये मैसेज आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये मुझे कैसे पता पड़ेगा? तो उसके लिए मेरे पास कोई तो एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। मेरे को एक रिसीप्ट मिलनी चाहिए कि हाँ, आपका पैकेट पहुंच चुका है। भले ही वो हार्डवेयर रिसीप्ट ना हो, बट मुझे एटलीस्ट कंफर्म होना चाहिए कि मेरा मैसेज आप तक पहुंच चुका है। जिस तरीके से व्हाट्सएप हमें अलग-अलग लेयर्स के एक्नॉलेजमेंट्स देता है। सिंगल टिक मतलब मैसेज सेंड हो गया है, डुअल टिक मतलब मैसेज रिसीव हो गया, और अगर वो दोनों टिक्स ब्लू हो जाए इसका मतलब वो रीड भी हो गया है। लेकिन टीसीपी का ऐसा कहना है कि अगर आपने यूजर ए ने यूजर बी को कोई भी फ्लैग भेजा, चाहे वो यूआरजी फ्लैग हो, चाहे वो फिन फ्लैग हो, चाहे वो आरएसटी, कोई भी फ्लैग अगर हम भेजते हैं, तो अगर वो फ्लैग सामने वाली मशीन तक पहुंच चुका है, तो सामने वाली मशीन हमें एसी के यानी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेज के ये कंफर्म करेगी कि हाँ, आपका पैकेट हमें मिल चुका है। तो एसी के और कुछ नहीं, हमारे भेजे हुए पैकेट की रिसीप्ट है जो हमें कंफर्म कर देती है कि हाँ, आपका पैकेट पहुंच चुका है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, इसका मतलब सर आपका पैकेट अभी तक यूजर बी पे पहुंचा नहीं है ना, रिसीव नहीं हुआ है यूजर बी के जरिए। अगर यूजर बी आपके पैकेट को रिसीव करता, आपके फ्लैग को रिसीव करता, तो वो उसके रिप्लाई में एसी के फ्लैग जरूर भेजता। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा सिन फ्लैग, जिसका फुल फॉर्म है सिंक्रोनाइज। असल में देखा जाए लर्नर्स, तो हमारी ओवरऑल नेटवर्किंग में जब भी हम किसी मशीन से बातचीत करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, तो सिन वो फ्लैग है जो सबसे पहले काम आता है। ये आपकी मदद करता है किसी भी कनेक्शन को इनिशिएट करने में, किसी भी कनेक्शन को स्टार्ट करने में। तो अगर आज मुझे आपसे बात करनी है तो मैं ऐसे ही रैंडमली आपको कोई मैसेज नहीं भेज सकता, है ना? देखा जाए, अगर आज मैं रैंडमली आप में से किसी भी एक यूजर के पास जाऊं, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, हम अननोन है एक दूसरे के लिए, है ना? और अगर मैं आपके पास आके कहता हूं कि क्या मैं आपका फोन बोरो कर सकता हूं, तो क्या आप उस केस में अपना फोन मुझे देंगे? नॉर्मली नहीं, है ना? लेकिन अगर उसी जगह मैं आपके पास आऊं, आपसे कनेक्शन इनिशिएट करूं, आपसे कनेक्शन बनाऊं, कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपसे हैंडशेक करूं, जो कि डिफाइन करता है कनेक्शन बनाने के प्रोसेस को। तो ये जो सबसे पहला स्टेप मैंने लिया, ये बेसिकली सिन फ्लैग है नेटवर्किंग के अंदर। अगर दो मशीन्स को आपस में बात करनी है, तो यूजर ए यूजर बी को सबसे पहले सिन फ्लैग ही भेजेगा, जिसका मतलब वो ये डिफाइन करेगा कि मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। और जब वो बातचीत हो जाएगी, यानी जब हम दोनों के बीच में इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद अगर मैं आपको कहता हूं हमारा कनेक्शन बनने के बाद कि क्या मैं आपका फोन बोरो कर सकता हूं, तो चांसेस हैं कि अभी मुझे आपका फोन मिल सकता है। सो आई होप लर्नर्स, आप सभी को टीसीपी के ये जो 6 फ्लैग्स थे, इन सभी का काम, इन सभी की वर्किंग समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि इन फ्लैग्स को टीसीपी बातचीत करने के लिए, अभी हम केवल बेसिक चीजें समझ रहे हैं कि टीसीपी काम कैसे करता है, तभी हम टीसीपी स्कैन को अच्छे से समझ पाएंगे। तब हमें यही देखना है कि सर टीसीपी इन फ्लैग्स को यूज कैसे लेता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम देख रहे हैं कि टीसीपी किसी भी मशीन से कनेक्शन कैसे बनाता है, थ्री वे हैंडशेक के जरिए। ये थ्री वे हैंडशेक क्या है, इसका मतलब क्या है, तो चलो समझते हैं इसे। सो लर्नर्स, यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक का मतलब ये है कि आप कनेक्शन बनाने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, 3 स्टेप्स की मदद से कनेक्शन बना रहे हो। ध्यान रखना, जहां भी आपको ये वर्ड हैंडशेक देखने को मिलता है, इसका मतलब है कनेक्शन बनाने का प्रोसेस। हैंडशेक सिंबलाइज करता है, हैंडशेक डिफाइन करता है कनेक्शन बनाने के प्रोसेस को, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं, पहला फ्रेंड है बिल, दूसरी फ्रेंड है शीला। दोनों को आपस में कनेक्शन क्रिएट करना है उनकी मशीन्स के बीच में, ताकि वो डेटा ट्रांसफर कर सके, डेटा शेयरिंग कर सके। नेटवर्किंग में ऐसा नहीं होता कि मैं रैंडमली आया किसी भी मशीन के पास और मैंने उसे कहा मुझे डेटा दे दो, उसने डेटा शेयर कर दिया। नॉर्मली डेटा ट्रांसफर होने से पहले एक कनेक्शन बिल्ड होगा। जब दोनों मशीन्स के बीच में कनेक्शन बन चुका है, फिर डेटा ट्रांसफर चालू होगा। वो कनेक्शन कैसे बनता है, टीसीपी की मदद से, थ्री वे हैंडशेक के जरिए, वो हमें समझना है। तो क्योंकि बिल को शीला से कनेक्शन बनाना था, उससे बात करने के लिए, डेटा शेयरिंग करने के लिए, तो बिल ने शीला को एक फ्लैग सेंड करा। कौन सा फ्लैग भेजा सर? सिन फ्लैग सेंड करा, जिसका मतलब है बिल शीला से कह रहा है कि मैं आपसे किसी एक रास्ते पे बातचीत करना चाहता हूं। जैसा आप देख सकते हो, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो मान लेते हैं ये रास्ता है और ये रास्ता नंबर 21 है, यानी गली नंबर 21 है, यानी पोर्ट नंबर 21 है। मैंने शीला को उसकी पोर्ट 21 पे एक पैकेट भेजा है जो कि सिन फ्लैग है, जिसका मतलब है कि मैं आपसे कनेक्शन इनिशिएट करना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अगर इस मशीन की पोर्ट 21 ओपन होगी, तो इसको पैकेट रिसीव होगा, और अगर पैकेट रिसीव होगा तो इसको एक्नॉलेजमेंट फ्लैग तो भेजना ही पड़ेगा कि हाँ, आपका पैकेट मुझे मिल चुका है। तो बिकॉज शीला की पोर्ट 21, इस मशीन की पोर्ट 21 ओपन थी, तो यहां पे इसने रिस्पॉन्ड करा, इसने रिप्लाई दिया। रिप्लाई में इसने एक तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा, जिसका मतलब हाँ, आपका सिन पैकेट मुझे मिल चुका है ना? और दूसरा, उसने एक सिन पैकेट भेजा, जिसका मतलब कि मैं भी कनेक्शन इनिशिएट करना चाहती हूं, मैं भी कनेक्शन बनाने को रेडी हूं।
तो फाइनली बिल को पता पड़ गया कि यस पोर्ट 21 जो है वो ओपन है, क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट फ्लैग मिल गया, यानी उसका पैकेट वहां पहुंच चुका है और साथ ही साथ सेंड पैकेट भी आ चुका है, यानी सामने वाली मशीन भी कनेक्शन बनाने के लिए रेडी है। सो अब फाइनली बिल क्या करेगा सर, बिल एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजेगा, क्योंकि उसको भी तो एक पैकेट रिसीव हुआ है। कौन सा पैकेट? सेंड पैकेट। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजेगा, जिसका मतलब वो कह रहा है कि ठीक है, आपका सेंड पैकेट भी मुझे मिल चुका है, यानी आपकी तरफ से कंफर्मेशन मुझे मिल चुका है। अब हमारे बीच में यहाँ पे एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब हमें जो भी डेटा ट्रांसफर करना है, हम यहाँ पे बहुत इजीली डेटा को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डेटा ट्रांसफर करने से पहले हमने 3 स्टेप्स को परफॉर्म करा। स्टेप नंबर 1 जिसमें हमने सेंड पैकेट भेजा, स्टेप नंबर 2 जिसमें अगर सामने वाली मशीन की पोर्ट ओपन थी तो उसने हमें सेंड प्लस एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा, और स्टेप नंबर 3 जहां पे हमने एक एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा। 3 स्टेप्स परफॉर्म करे, 3 वेज के जरिए, 3 वेज के जरिए हैंडशेक कर दिया, यानी कनेक्शन बना दिया, और अब हमारे बीच में डेटा ट्रांसफर चालू हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से हम जब भी किसी मशीन से बात करते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल की मदद से, तो वहां पे ऐसे ही कनेक्शन बनता है जो हमें देखने को नहीं मिलता, बहुत फास्ट होता है, प्रोसेस बैकग्राउंड में होता है, बट हर वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी जब आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे पहले टीसीपी कनेक्शन बना है, फिर आपके और यूट्यूब के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से अपने डेटा को ट्रांसफर कर पाते हैं, क्योंकि पहले एक प्रोसेस के जरिए कनेक्शन बन गया। अब सवाल ये है कि सर हमने टीसीपी की वर्किंग को, टीसीपी के काम को तो समझ लिया, ये नेटवर्क स्कैनिंग में हमारी कैसे मदद करेगा? टीसीपी स्कैन एग्जैक्टली क्या है? तो टीसीपी स्कैन और कुछ नहीं, जब आपने इसी टेक्निक का यूज लेके टीसीपी के इस पूरे काम को जब आपने देखा और आपने कहा कि क्यों ना अब मैं इसकी मदद से एक मिलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करूं, कुछ अलग करूं, यानी इसका जो बेसिक काम था वो तो कनेक्शन बनाना था, बट अगर मैं इसका यूज सामने वाली मशीन का डेटा कलेक्ट करने के लिए करता हूं तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। कैसे साबित होगा समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यूजर ए है जो कि एक अटैकर है। इस यूजर ए को हमारे यूजर बी से कुछ डेटा चाहिए है। अब इसने यहाँ पे क्या करा, इसने टीसीपी के प्रोसेस को फॉलो करा। इसने देखा कि अगर मुझे सामने वाली मशीन से बात करनी होती है तो मैं सिन फ्लैग भेजता हूँ किसी एक पोर्ट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पोर्ट 21 पे पैकेट भेजा और अगर मुझे सामने से रिप्लाई मिल गया सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट, तो मुझे यहाँ पे ये पता पड़ा कि सामने वाली मशीन की पोर्ट 21 ओपन है, यानी उस रास्ते से मैं बात कर सकता हूँ। फाइनली वैसे तो हमने एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेज के कनेक्शन बना दिया, हमें कनेक्शन बन चुका है, डेटा शेयरिंग हो सकती है, बट देखा जाए तो यहां तक के प्रोसेस के अंदर अंदर मुझे पता पड़ गया कि मेरे विक्टिम मशीन की, यानी सामने वाले इस विक्टिम मशीन का पोर्ट नंबर 21 ओपन है, क्योंकि नेटवर्किंग हर एक मशीन को बातचीत करने के लिए 1 से लेके 65,535 रास्ते देती है, पोर्ट्स देती है। हमने इनको सोचा कि अगर मैं एक एक बार करके सारी पोर्ट्स पे सिन पैकेज भेजूं, यानी टीसीपी का कनेक्शन बनाऊं, और अगर कनेक्शन बन जाता है यानी वो पोर्ट ओपन है, कनेक्शन नहीं बनेगा तो मतलब शायद पोर्ट ओपन ना हो। हमने पोर्ट नंबर 1 पे भी ये 3 वे हैंडशेक करा, फिर 2 पे करा, फिर 3 पे करा, इस तरीके से हम 1 से लेके 65535 सारी पोर्ट्स पे ये 3 वे हैंडशेक परफॉर्म करते रहे। जहां जहां कनेक्शन बना हमें पता पड़ गया कि विक्टिम मशीन की पोर्ट 21 ओपन है, 22 ओपन है, 80 ओपन है, 443 ओपन है। तो क्या हमने टीसीपी का काम जो था, बेसिक वर्क जो था, उसके यूज से सामने वाली मशीन का नेटवर्किंग का डेटा कलेक्ट नहीं कर लिया? हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन सामने वाली मशीन की नहीं मिल गई। ये सब पॉसिबल हुआ टीसीपी स्कैन की वजह से। इसका नाम टीसीपी स्कैन रखा ही इसलिए गया क्योंकि आप टीसीपी की वर्किंग का यूज लेके ये स्कैन परफॉर्म कर रहे हो। टीसीपी स्कैन के एक दो नाम और है, उसके बारे में आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। टीसीपी स्कैन को कनेक्ट स्कैन भी कहा जाता है। कनेक्ट स्कैन मतलब एक ऐसा स्कैन जिसने कनेक्शन बना दिया है ना। तो टीसीपी स्कैन लिखा हो चाहे कनेक्ट स्कैन लिखा हो, उसका मतलब एक ही है, वो है टीसीपी स्कैन। अब हम बात करते हैं कि सर ये टीसीपी स्कैन परफॉर्म करा कैसे जा सकता है। टीसीपी स्कैन परफॉर्म करने के लिए मेरे पास अलग अलग टूल्स के अलग अलग कमांड्स हैं। हम लोग ज्यादातर एनमैप को यूज लेने वाले हैं क्योंकि उसमें मैन्युअली कई टास्क परफॉर्म कर पाएंगे और उसके अंदर स्क्रिप्ट्स की मदद से हम एक्स्ट्रा डेटा भी कलेक्ट कर पाएंगे। सिस्टम को हैक करने के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, उसकी कमियां ढूंढने के करीब पहुंच सकते हैं ताकि उसे सिक्योर कर सके। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें कि एनमैप में अगर आप टीसीपी स्कैन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे एनमैप। एनमैप एक सॉफ्टवेयर है जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको आगे वाली क्लासेस में दूंगा। उसके बाद हमने यहाँ पे हाइफन एस कैपिटल टी लिखा है। हाइफन स्मॉल एस का मतलब है टाइप ऑफ स्कैन, यानी कौन सा स्कैन आप परफॉर्म करना चाहते हो। अब अगर मैंने यहाँ कैपिटल टी लिखा है तो इसका मतलब मैंने कह दिया कि मैं टीसीपी स्कैन परफॉर्म करना चाहता हूँ, और आगे जो भी मेरे विक्टिम का आईपी होगा वो आईपी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो इस आईपी पे हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आप एचपिंग 3 जैसे सॉफ्टवेयर का यूज लेना चाहते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिया भी था, तो इसकी मदद से भी मैं टीसीपी स्कैन कर सकता हूं। हमें इस कमांड को लिखना है जिसमें मैंने एचपिंग 3 यानी सॉफ्टवेयर का नाम लिखा,
उसकी हेल्प में जाके देखा कि टीसीपी को स्टार्ट करने के लिए -TCP -connect कमांड का यूज लेना है। -P के अंदर हम पोर्ट मेंशन करते हैं, आप चाहो तो कोई एक पोर्ट लिख दो, जैसे यहाँ पोर्ट 80 लिखा है, एक ही पोर्ट दे रखी है स्कैन करने के लिए, या फिर आप पूरी रेंज भी दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे क्लाइंट का आईपी मेंशन कर दिया कि सर इस आईपी पे हमें स्कैनिंग परफॉर्म करनी है। सो इस तरीके से आप HPing 3 की मदद से भी स्कैनिंग कर सकते हो, नेटकैट की मदद से भी कर सकते हो, जिसका फुल फॉर्म नेटवर्क कम्युनिकेशन है। तो अगर आप नेटकैट लिखते हो और उसके आगे कोई भी आईपी और उसके कोई भी पोर्ट्स लिखते हो, तो वहां जाके वो एक एक करके कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा, है ना। फिर हमारे पास आता है मैस्कैन। इन सभी कमांड्स को हम बहुत डिटेल में आगे चल के देखेंगे, नेटकैट हो चाहे HPing 3 हो, इनके अलग से वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। बात आती है मैस्कैन की, तो मैस्कैन में हमने क्या करा, मैस्कैन सॉफ्टवेयर का नाम लिखा, उसको पोर्ट्स डिफाइन कर दी 1 से 65535, और उसे हमने कहा कि सर इस रेंज से पैकेज भेजने हैं, ठीक है। बैनर हमने एक ऑप्शन यूज लिया और हमने यहाँ पे आईपी जो है वो मेंशन कर दी। ऑल्दो इसमें हम पैकेज के टाइप भी बता देते हैं कि सर कौन कौन से पैकेज भेजने हैं, सिन और एक्नॉलेजमेंट भेज दो, तो वो कंप्लीट जो है टीसीपी स्कैन बन जाता है। बट खैर हम चाहते हैं फिलहाल हम एनमैप के इस टीसीपी स्कैन को परफॉर्म करके देखें कि क्या ये हमारे लिए एक विक्टिम मशीन से सारा डेटा लेकर आ सकता है या नहीं। तो हम चलते हैं इसके लिए अपनी काली मशीन। ओके एवरीवन, सो हमारे पास यहाँ पे दो मशीन आ चुकी है। एक तो हमारी काली मशीन है जो अटैकर मशीन है, एक हमारे पास मेटास्प्लॉइटेबल 2 है जो एक विक्टिम मशीन है। अब यहाँ पे टीसीपी स्कैन वर्क कैसे करेगा, तो हम अपने काली के टर्मिनल में जाएंगे। सबसे पहले रूट परमिशंस ले लेते हैं sudo su के जरिए, जिसका मतलब है एडमिन की पावर्स, है ना। ये लेने के बाद हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे nmap स्पेस मेरे विक्टिम का आईपी, जो कि है 192.168.216.128, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम इसकी सारी पोर्ट्स स्कैन करना चाहते हैं। तो हमने -p में 1 से लेके 65535 मेंशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि कौन सा स्कैन परफॉर्म हो, तो हमने कहा यहाँ पे टीसीपी स्कैन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे -s T लिखा। लेकिन ताकि आपको ये बात कंफर्म हो जाए कि इसने टीसीपी स्कैन के जरिए ही ये डेटा लेकर आया है, हम यहाँ पे एक और ऑप्शन यूज लेंगे जिसका नाम है -v, जिसको हम वर्बस कहते हैं। और इस वर्बस का मतलब ये है कि मैं nmap को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ इस बात से कि अब आप जो भी टास्क करोगे मुझे डिटेल में बताओगे कि आप उस टास्क को कर कैसे रहे हो। -v का मतलब ये नहीं है कि मुझे विक्टिम मशीन का ज्यादा डेटा मिलेगा, इसका मतलब ये है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को कह रहे हैं कि आप जो जो काम करोगे हमें बता के करोगे कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज करी, यानी जो फाइनल रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया कैसे हमें वो पता होना चाहिए। ये हमने पूरा कमांड लिखा, एंटर प्रेस करा, आप देखोगे कुछ ही देर में हमें कंप्लीट रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट आ चुका है। अगर इस रिजल्ट की वर्बसिटी को मैं देखूं, यानी जो nmap ने हमें डिटेल्स दिखाई है, जो इन्फॉर्मेशन दिखाई है, अगर मैं उसे देखूं, तो उसने हमें यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि उसने कौन से टाइप का स्कैन रन करा है, कनेक्ट स्कैन, जो कि टीसीपी स्कैन है। टीसीपी स्कैन के जरिए इसने सारी पोर्ट्स ओपन है ये डिस्कवर करा, मुझे फाइनल रिजल्ट लाके दिया कि सर पोर्ट 21 ओपन है, एफटीपी सर्विस चल रही है, 22 ओपन है, एसएसएच चल रही है। इसी तरीके से इसने मुझे 1 से 65535 सारी पोर्ट्स स्कैन करके ये कंफर्म कर दिया कि कौन सी पोर्ट ओपन है और वहां क्या सर्विस चल रही है, केवल और केवल टीसीपी की वर्किंग की मदद से, टीसीपी स्कैन की मदद से। आई होप लर्नर्स आप सभी को ये कंटेंट, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली टीसीपी क्या है, वो कैसे काम आता है। और अगर आप इसी तरीके से एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एडवांस कंटेंट सीखना चाहते हैं, कंप्लीट प्रैक्टिकल कंटेंट, जो कि हम यहाँ पे यूट्यूब गाइडेंस की वजह से नहीं सिखा पाते, अगर आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में रह के लाइव जूम क्लासेस के जरिए सारा कंटेंट सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी इनरोल कर सकते हैं WSCH या WS PAN जैसे साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज में। सो थैंक यू लर्नर्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।